नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज मैं एक दलित आत्मकथा की बात करना चाहता हूं। असल में बीते दिनों जेएनयू की वीसी शांतिश्री धूलिपदी पंडित का एक वक्तव्य आया है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। मैं उस वक्तव्य की छाया में इस आत्मकथा को पढ़ना चाहता हूं, इस आत्मकथा की बात करना चाहता हूं। जो वक्तव्य उनका पहले वो सुन लें। उनका कहना है कि दलित और अश्वेत लोग विक्टिमहुड का कार्ड खेलते हुए, विक्टिम कार्ड खेलते हुए अब तरक्की नहीं कर सकते हैं। अब ये वाक्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो देश का सबसे प्रगतिशील विश्वविद्यालय माना जाता है, उसकी वीसी का है। हालांकि इन वर्षों में वहां जिस तरह की नियुक्तियां हुई हैं, उसका एक ही मकसद दिखाई पड़ता है कि जेएनयू को नष्ट किया जाए, उसकी प्रगतिशीलता को खुरच के हटा दिया जाए। खैर, अभी जेएनयू पे नहीं, इस आत्मकथा पे बात। इसके अलावा यही वो दिन है जब यूजीसी की गाइडलाइंस, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ों दलितों के साथ भेदभाव रोकने के लिए बनाई गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे स्टे लगा दिया, ये उन गाइडलाइंस पे इन्हीं दिनों अगड़ों का जो गुस्सा है, ये उसके दिन है। इस बीच जो मैं किताब लेकर आया हूं वो है अक्कर माशी। पुरानी किताब है, मराठी आत्मकथा है शरण कुमार लिंबाले की। शरण कुमार लिंबाले ने बहुत कम उम्र में ये किताब लिखी। पहले तो समझ लीजिए कि अक्कर माशी का क्या अर्थ है। असल में दलित आत्मकथाएं तो बहुत लिखी गई और उनपे एक इल्जाम ये लगाया गया कि कोई भी दलित कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपनी आत्मकथा लिखकर बैठ जाता है और सारी की सारी आत्मकथाएं एक जैसी होती हैं। जबकि दलितों ने उपन्यास भी बहुत अच्छे लिखे, कहानियां भी लिखी, अपना आलोचना शास्त्र भी वो विकसित कर रहे हैं दलित लेखक सब। और इन सबकी नौबत क्यों आई? सच है कि लेखन को आदर्श स्थिति तो ये होती कि ऐसे खांचों में बांटना नहीं पड़ता, लेकिन वो बांटना पड़ा क्योंकि आप उनके जीवन को, उनके जीवन से निकली रचनाओं को देखने को तैयार नहीं है। सबके उत्पीड़न आपको एक जैसे लगते हैं, सबकी पीठ पे पड़े चाबुक के निशान एक जैसे लगते हैं, सबके हाथों की रेखाएं, सबके पांवों की बिवाइयां आपको एक जैसी लगती हैं। आप महसूस नहीं कर सकते कि दलित जीवन जीने का मतलब क्या होता है। मैंने ये किताब इसीलिए उठाई, अक्कर माशी। अक्कर माशी असल में दलितों की जो जानी पहचानी समस्याएं हैं उससे अलग एक और समस्या की ओर इशारा करती है। अक्कर माशी का अर्थ क्या है? अवैध संतान, जारज संतान, यानी ऐसी संतान जिसके पिता का नाम न पता हो। दलितों के समाज में ये मान्यता है कि कई बच्चों के पिता का पता नहीं चलता है, या शायद समाज के लोगों को पता रहता है कि कौन उसका पिता है, लेकिन उसको वो आधिकारिक दर्जा हासिल नहीं होता है। शरण कुमार लिंबाले ने लिखा है कि उनकी मां भी एक ऐसे ही पटेल की गिरफ्त में थी और वो उनकी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, बोलते मुझे थोड़ी हिचक होती है, लेकिन शरण कुमार लिंबाले जिस यथार्थ को रख रहे हैं उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो बताते हैं कि उनकी मां उसकी रखैल रही और उससे उनका जन्म हुआ और इस जन्म का वो कायदे से लिंगायत थे, लेकिन कभी उस पिता ने उनको ये अधिकार नहीं दिया कि वो कहीं अपना नाम दर्ज करा सके। जबरन स्कूल के एक फॉर्म में उनका नाम, उसके पिता का नाम, उनके पिता का नाम आ सका। तो ये एक समस्या है, पहचान की समस्या। शुरू में ही वो लिखते हैं कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, मैं किस समाज का हूं। ये जो है, ये अक्सर ये सवाल उनके सामने आता है और बिल्कुल शुरू में ही लिखते हैं वो।
माँ, गांव, भाषा, माँ, पिता, जाति, इन धर्म, इन सभी दृष्टियों से मैं खंडित हूं, गुमशुदा व्यक्तित्व लिए जीने वाला। मेरे अस्तित्व को जायज कहकर सतत अपमानित किया गया है। ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक सभी अपने खानदानी अभिमान और खानदानी अस्मिता लिए जीते हैं, परंतु यहां मेरी अस्मिता पर ही बलात्कार हुआ है। बलात्कृत स्त्री की तरह मेरा यह जीवन, यहाँ की नीति ने मेरे साथ एक अपराधी की तरह ही आचरण किया है। मेरे जन्म को ही यहाँ अनैतिक घोषित किया गया है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष वह जो जीवन है जो शरण कुमार लिम्बाले जीते हैं। हम जिस मध्यवर्गीय समाज में जिन अगड़ी सुविधाओं के साथ रहने के आदी हो गए हैं, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह का जीवन उन्होंने जिया है। और ये कल्पना क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कि हमने वो दृश्य नहीं देखे हैं, बल्कि इसलिए कि उन दृश्यों से हम आंख मिलाने को तैयार नहीं होते हैं। हम ऐसी बारातों को याद कर सकते हैं जहां दावतें चल रही हैं और जहां पीछे छुपे कुछ छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जूठी पत्तलें फेंकी जाएं तो उठाकर खाना खा सकें। वो कूड़ों में खाना बीन रहे हैं, वो गंदगी और दुर्गंध के बीच रह रहे हैं, वो झोपड़पट्टियों से भी बुरी हालत में उनका जीवन है। वो सुअर का मांस खा के, वो फफूंद लगी रोटियां खा के, वो बिल्कुल सड़ा हुआ अनाज खा के जीवित रहने को अभिशप्त हैं किसी तरह। और उसके बाद उस सामाजिक मार झेलते हुए जो उनकी पीठ पे लगातार पड़ती रही है, जो उनको स्कूल कॉलेज जाने से रोकती है, जो उनको समाज में किसी भी तरह का दर्जा हासिल करने से रोकती है। मैंने ये आत्मकथा बहुत पहले भी पढ़ी थी, फिर अभी पढ़ के इसको खत्म किया और मैं इसको पढ़ते पढ़ते लगातार विचलित हुआ। लगातार लगा कि कहीं आत्मकथा मुझे भी एक तरह के अपराधी की तरह खड़ा करती है। हालांकि इसकी तहें बहुत सारी हैं। इसके आर्थिक अभाव, इसके सामाजिक संकट, किस तरह गरीबी परिवारों को, बिल्कुल लोगों को, लड़कियों को, स्त्रियों को बिल्कुल जानवरों से भी गया गुजरा जीवन जीने को मजबूर कर देती है। किस तरह सामाजिक उत्पीड़न, किस तरह सामाजिक निर्वासन उनको अकेला, असहाय और ऐसा बेबस छोड़ देता है कि वो किसी के भी शिकार हो सकते हैं, किसी के साथ भी उनको सोना पड़ सकता है। कोई भी काम करते हुए पता नहीं कितनी रातें वो भूखे काटते हैं। और जेएनयू की वीसी कहती हैं कि वो विक्टिमहुड का कार्ड न खेलें। दोस्तों, वो विक्टिम हैं और ऐसा नहीं कि उनके विक्टिम होने का यथार्थ अब खत्म हो गया, कोई पुरानी बात है। वो लगातार बना हुआ है, वो टीसता हुआ यथार्थ है। मैं वो कैसे, असल में पूरी किताब ऐसे वर्णनों से भरी पड़ी है जिसको पढ़ते हुए आप आहत होते चलते हैं। आपको लगता है कि ऐसा भी जीवन कैसे संभव है। एक हिस्सा में उसका बहुत छोटा सा, जो शरण कुमार लिम्बाले ने बहुत बाद में लिखा है, वो मैं पढ़ता हूं, जहां वो राजनीति भी दिखाई पड़ती है, वो समाज भी दिखाई पड़ता है जो भेदभाव कर रहा है। रोटी भी सवर्णों के हाथ में थी और इस बस्ती की इज्जत भी। एक हाथ से उन्होंने इस बस्ती की भूख को मिटाया तो दूसरे हाथ से इनको भोगा। सवर्णों के दोनों हाथों के बीच कसमसाती मसामा को मैं देख नहीं पाता। मसामा यानी लेखक की मां। सीता को अशोक वन से छुड़ाया गया, पर मेरी मां का छुटकारा कौन करेगा? पटेल के रखैल कहलाते कहलाते वह पटेल के खेत में क्षण क्षण रीतते हुए मर जाएगी, पर हम बच्चों का क्या होगा? नागी, निर्मी, वनी, सुनी, पम्मी, इनके साथ कौन शादी करेगा? मैं तो पुरुष हूं, किसी रखैल के साथ जी लूंगा, पर इन बहनों का क्या होगा? क्या इनके विवाह होंगे? मनुष्यों की बस्ती में क्या हमें स्वीकार किया जाएगा? हमारी मौत पर क्या दलित स्त्री इकट्ठी होंगी? क्या बहनें ऐसे ही सड़ जाएंगी? कहा जाता है स्त्री पति को लेकर और हर पुरुष पत्नी को लेकर जन्म लेते हैं, फिर कहां है इनके पति? ये भी ऐसे ही बलि दे दी जाएंगी मां की तरह।
तो ये जो हिस्सा है, इसकी पीड़ा असल में ये है कि जो हमारा जाति विभाजन है, दुर्भाग्य से ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक के यहां जाता है। मातंग और महारों में भी अंतर है, वो भी एक दूसरे से शादी करने को, एक दूसरे का छुआ खाने को तैयार नहीं है। और लिंबालिक का की त्रासदी ये है कि वो इनके बीच भी जारज हैं, वो इनके बीच भी अक्करमाशी हैं, उनकी भी शादी नहीं हो सकती है किसी शूद्र कन्या से भी। तो ये जो जाति नाम का अभिशाप है, जो मनुष्य को बिल्कुल पशुवत छोड़ देता है, आप इस किताब के ब्यौरे, किस तरह वो खाना खाते हैं, किन स्थितियों में रहते हैं, कैसे वो पढ़ते हैं, किस तरह पिटते पिटते सब कुछ सहते हुए वो जीवन जी पाते हैं, इसकी बड़ी मार्मिक दास्तान ही है। और इसको पढ़ते हुए आपको कुछ शर्म अपने ऊपर आएगी, कुछ गुस्सा अपने ऊपर आएगा। और इस पूरे सत्ता प्रतिष्ठान में जो हमारे विश्वविद्यालयों को बदल रहा है, जो हमारे समाज को लगातार पीछे की ओर धकेल रहा है, और इस धकेले जाने के लिए भी उन्हीं वर्गों को जिम्मेदार ठहरा रहा है जो पिछड़े हैं, इसकी हकीकत खुलेगी इसको पढ़ते हुए। ऐसी और भी किताबें हैं। हम जानते हैं कि दलित आत्मकथाओं का एक पूरा सिलसिला है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप तुलसीराम को पढ़िए, आप शिवराज सिंह बेचैन को पढ़िए, आप दया पवार को पढ़िए। हर आत्मकथा आपको नए सिरे से विचलित करेगी। अक्करमाशी पढ़िए, विचलित करेगी। त्रासदी ये भी है कि जिनके बीच की एक कहानी है, वो इसको कहे जाने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते हैं उनकी ये कहानी कही जाए, इससे उनको बदनामी का डर होता है। शरण कुमार लिंबाले ने बड़ी मार्मिकता से ये पूरी, बड़े साहस के साथ ये पूरी दास्तान दर्ज की है। इसको बार बार पढ़ा जाना चाहिए। शुक्रिया।